हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोग को संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य से परिचय कराने जा रहा हूँ। यह जो मूल कर्तव्य है इसको हिंदी में फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं और यह हमारे मूल संविधान का पार्ट नहीं है, बल्कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने के कारण इसको बाद में संविधान में जोड़ा गया है। यह हमारे संविधान के भाग 4 क यानी 4A में वर्णित है और यह अनुच्छेद 51A में इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो शुरुआती फेज में यह हमारे संविधान का पार्ट नहीं था। इसको एक स्वर्ण सिंह कमेटी, जो उस समय वर्तमान कांग्रेस की सरकार थी 1976 में, उसी ने एक कमेटी बैठाई स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी या समिति। इसने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की और यह इस रिकमेंडेशन के बाद इसको संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा। लेकिन वर्तमान में अभी इसमें 11 कर्तव्य हैं, जिसको हम आगे इसी क्लास में देखेंगे। यह मौलिक कर्तव्य जो है, यह माना जाता है कि यह सोवियत पूर्व का जो सोवियत संघ था, वह ऐसा पहला देश था जिसने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया था या कहें तो स्पष्ट रूप से उसमें वर्णन किया था। लेकिन पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका वहाँ से ये समाप्त हो गया। लेकिन आज देखें तो पूरी दुनिया में जापान के बाद भारत ही ऐसा दूसरा प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश है जिसने अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट ढंग से अपने नागरिकों के लिए उल्लेख किया है। आइए हम ये बारी बारी से इसको देखते हैं कि ये 11 मौलिक कर्तव्य क्या है और फिर हम इसको देखेंगे कि यह क्यों इतना आज के वर्तमान परिदृश्य में समय के साथ ये क्यों और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो आर्टिकल, जैसा कि मैंने बताया कि संविधान के आर्टिकल 51A में या क में इसमें इन 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और यह प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए यह कर्तव्य का निर्धारण करता है। ठीक है, तो पहला हम क्या देखते हैं? पहला यह देखते हैं कि यह बताता है कि संविधान का पालन करना चाहिए। ये एक प्रत्येक नागरिक को हमारे अपने देश के संविधान का पालन करना चाहिए। दूसरा, इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो इसका कर्तव्य है वह यह बताता है कि स्वतंत्रता के लिए, जो हमारा देश, हम जानते हैं कि हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य से लगभग 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और वो ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन चले थे और उसके बाद 1947 में यह आज़ाद हो पाया था। तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उसको हृदय में संजोए रखने की बात करता है, उसका पालन करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि यह जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के लिए, इसने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। इस कुर्बानियों को याद रखने का बात करता है, उसके आदर्शों को संजोए रखने की बात करता है, ताकि हम ये समझ सकें कि ये जो स्वतंत्रता मिली है वो बहुत ही कड़े संघर्ष के बाद मिली है। तो हम इसके आदर्शों को अपने जीवन में पालन करें, संजोए रखें, ताकि इसकी सुरक्षा हम कर सकें, इसके महत्व को हम समझ सकें। फिर जो तीसरा इसके मौलिक कर्तव्य हैं वो बेसिकली भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की बात करते हैं और इसके रक्षा और इसको अक्षुण्ण बनाए रखने की बात करते हैं। मतलब क्या है कि भारत जो आज़ादी के बाद में भारत मिला है, उसकी संप्रभुता मतलब लोगों में उसका शासन निहित होना, लोगों में उसकी आज़ादी का निहित होना, फिर उस देश की एकता और अखंडता की बात करता है। यानी ये देश को एकजुट बनाए रखने की बात करता है और यह आशा करता है अपने नागरिकों से कि यह इस तरह के कर्तव्यों का पालन करें। फिर चौथा जो इससे जुड़ा हुआ
कर्तव्य है वह यह है कि देश की रक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी देश हमारा है, नागरिकों का है, तो यह देश के लिए ज़रूरी है कि देश की रक्षा के लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक तत्पर रहे और ज़रूरत पड़े तो राष्ट्र के संकट के समय में या ज़रूरत पड़ने पर उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल सैनिक ही सेवा, राष्ट्र में के अंदर कई तरह की समस्याएं आती हैं, तो हर समस्याओं के लिए तत्पर है। जैसे अभी हमारे टाइम में कोरोना का संकट आया है, तो जो भी लोग कोरोना के से जुड़ी समस्या के लिए देश के में सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो सब एक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कर्तव्य है वो नागरिकों को बेसिकली देश की रक्षा, सुरक्षा, उसकी एकता, अखंडता और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की बात करता है। फिर अगर हम पांचवें कर्तव्य की बात करें तो पांचवा कर्तव्य जो है वो बेसिकली हमें भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी की भावना का डेवलपमेंट की बात करता है कि हम सब लोग भाईचारे के साथ या भ्रातृत्व वाले भावना के साथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए जीवन यापन करें, जो कि धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। यानी यह हर तरह के भेदभाव का सबके समाप्ति के लिए नागरिकों से आह्वान करता है। वो कहता है कि सारे नागरिकों का यह कर्तव्य है कि समाज में समरसता बनाए रखें और भाईचारे की भावना का विकास करें। ये सबका मूल कर्तव्य है। यह केवल नियम और कानून से लागू नहीं हो सकता। सब अगर इस तरह के कर्तव्य की भावना अपने साथ सजो के रखेंगे, इस तरह की भावना के साथ समाज में रहेंगे तो आसानी से धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित जितने भी भेदभाव हैं वो सब समाप्त किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, यानी लैंगिक भेदभाव को भी खत्म करने की बात करता है। और यह आशा करता है कि अपने नागरिकों से ऐसा आशा करता है कि इस तरह के कर्तव्य का पालन करें जो स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं को खत्म कर सके। फिर जो छठा इसका जो मौलिक कर्तव्य है वो बेसिकली सामाजिक संस्कृति की बात करता है, कंपोजिट कल्चर की बात करता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र, हमारे देश के अंदर बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे भाषा है, कला है, धर्म है। तो इससे जुड़ा हुआ जो अलग अलग संस्कृति है वो सारे संस्कृति के बीच समन्वय स्थापित करने की बात करता है, एक साथ मिलजुल कर को एग्जिस्ट करने की बात करता है। तो यही है सामाजिक संस्कृति और यह अपने नागरिकों से आशा करता है कि अलग अलग सारी संस्कृतियों के साथ समन्वय बनाते हुए देश को बेहतर माहौल देने की बात करता है, इसके परिरक्षण की बात करता है और यह अपने देश के नागरिकों से इस तरह के कर्तव्य का पालन करने की बात करता है। फिर जो सातवां मौलिक कर्तव्य है वो बेसिकली प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं और जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं और नदी आती है और वन्य जीव आते हैं। उसके रक्षा की बात करता है, उसके संवर्धन की बात करता है। वह ऐसा मानता है कि पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है और इससे नागरिकों को के स्वास्थ्य को भी फायदा होता है और इससे जुड़े हुए इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनके स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। तो इसीलिए वन, झील, नदी और वन्य जीव जैसे पर्यावरण के तत्व है इसकी रक्षा की बात करता है, इसको बढ़ावा देने यानी संवर्धन की बात करता है और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव की बात करता है। यानी केवल मानव ही नहीं, मानव के अलावा जितने भी जीव इस धरती पे इस देश में रहते हैं उनके बीच एक उनके प्रति भी दया भाव की बात करता है, यानी उनके भी रक्षा और अस्तित्व की बात करता है और कहता है कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो इसका पालन करें, दया भाव बना के रखें। फिर हम जो आठवां मौलिक कर्तव्य है उसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधारों की भावना का विकास करने की बात की गई है और कहा गया है कि नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए,
मानववाद यानी मानवता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, मानव के अस्तित्व की बात करनी चाहिए और ज्ञान अर्जन और सुधार, हमेशा सुधार की भावना से प्रेरित होना चाहिए। इस तरह की भावना को साकार करना चाहिए और इस तरह की भावना का विकास अपने समाज के अंदर करना चाहिए। और यह इस तरह की भावना, नागरिकों से यह आशा की गई है कि इस तरह की भावना को अपनाए और यह इसीलिए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किया गया है। फिर जो 9वां मौलिक कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी जो सरकारी या पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सारे नागरिकों की है, देश का है, अतः इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नागरिकों को क्या यह कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें। जैसे रेलवे प्रॉपर्टी है, कई बार लोग इसको नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उठा ले जाते हैं घर की तरफ, तो ये ऐसे इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हर प्रॉपर्टी की सुरक्षा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है, जिससे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। तो इस तरह से नागरिकों से यह आशा की गई है कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और जिस तरह की हिंसा है, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो उससे बचना है, ताकि यह जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, उसकी रक्षा हो सके और इससे देश का विकास हो सके। इससे देश अगर इस तरह के संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उस तरह के हिंसा में पार्टिसिपेट करेंगे जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो इससे देश का विकास कभी संभव नहीं है। इसीलिए यह आशा किया गया है इस मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से कि नागरिक जो है इन पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे, जिससे देश का विकास संभव हो सके। फिर जो 10वां व्यक्तिगत कर्तव्य है वो बेसिकली जो 10वां मौलिक कर्तव्य है वो बेसिकली व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की बात करता है, जिसके माध्यम से अनेक क्षेत्रों में उत्कर्ष को प्राप्त किया जा सके, जिससे अंततः राष्ट्र का विकास हो सके। यानी व्यक्तिगत कर्तव्यों, गतिविधियों और सामूहिक गतिविधियों दोनों के माध्यम से अगर हम उत्कर्ष की प्राप्ति करते हैं किसी क्षेत्र में, तो इससे अंततः क्या होता है? इससे अंततः राष्ट्र का विकास ही होता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास वो राष्ट्र के विकास से जुड़ा होता है। तो यह नागरिकों से आशा की गई कि आप अपने व्यक्तिगत गतिविधियों या सामूहिक रूप से की गई गतिविधियों के माध्यम से जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं उसमें विकास करें, उत्कर्ष की तरफ बढ़ें, जिससे कि अंततः राष्ट्र का विकास हो। ये 10 मौलिक कर्तव्य थे जो सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संविधान में आर्टिकल 51 में जोड़ा गया था। लेकिन 86 अमेंडमेंट के थ्रू एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है जो कि बच्चों से जुड़ा हुआ है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके माता पिता या अभिभावक से यह कर्तव्य करने को कहा गया है कि वह उनके शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है मानव के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह के कर्तव्य की आशा की गई है जो 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया था, और इसके माध्यम से यह आशा किया गया है कि माता पिता बच्चों के शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे। यह उनके कर्तव्य में आता है। हालांकि यह 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 क यानी हमारे फंडामेंटल राइट में भी इसको जोड़ा गया है और इसके लिए वो न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ मौलिक कर्तव्य है इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यह हमारे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के समान ही है और इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर इसकी विशेषताओं को हम देखें तो जैसे राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP होता है जो उसको प्रेरित करता है, उसको कर्तव्य दिलाता है कि राज्य की जो नीतियाँ होनी चाहिए वो लोक कल्याण की नीति होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट की नीति होनी चाहिए, और इसके लिए हम DPSP के प्रावधान किए हैं ताकि राज्य उससे प्रेरणा लेके अपने कानूनों को बनाए जो जनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों के लिए बनाए गए हो। उसी तरीके से यह जो मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों के लिए है और इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इनका पालन स्वेच्छा पे निर्भर करता है, मतलब स्वतः अगर हम इच्छा रखते हैं तभी यह निर्भर करता है। हम इसके लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इसकी विशेषता है कि संसद जो है
विधि के द्वारा दंड का विधान कर सकता है। यानी यह स्वर्ण सिंह समिति ने भी यह अनुशंसा की थी कि सरकार मौलिक कर्तव्यों का पालन या मौलिक कर्तव्यों का अवहेलना या मौलिक कर्तव्यों को तोड़ने वाले लोगों के लिए दंड का विधान कर सकता है, और खासतौर से उसने आर्थिक दंड की बात की थी। ठीक है, लेकिन सरकार ने, जो उस समय की कांग्रेस की सरकार थी, उसने इस स्वर्ण सिंह समिति की इस अनुशंसा को नहीं माना। उसने किसी भी दंड का विधान नहीं किया। लेकिन संसद चाहे तो मौलिक कर्तव्यों को तोड़ने वाले लोगों या उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए दंड का विधान कर सकता है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है MC मेहता बनाम भारत संघ का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि यह केंद्र का कर्तव्य है कि शिक्षण संस्था में सप्ताह में 1 घंटे की पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है कि सारे शिक्षण संस्थाओं में कम से कम सप्ताह में 1 पीरियड या 1 घंटे का पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि प्रदूषण किस लेवल तक फैला हुआ है और यह हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारे नुकसान पर्यावरण पर संरक्षण नहीं होने के कारण, पर्यावरण के वनों के विनाश के कारण, जलों के प्रदूषित होने के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, जो सीधे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। तो MC मेहता बनाम भारत संघ का जो यह वाद था, जिसमें SC ने यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को यह कहा था कि यह आपका कर्तव्य है कि सारे शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में कम से कम 1 घंटा पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का महत्व है, इससे जुड़े हुए अगर हम देखें तो गांधी जी ने भी जो मौलिक अधिकार है और जो मौलिक कर्तव्य है उसको अनुन्याश्रित या पूरक के तौर पे देखा था कि यह एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। उन्होंने यह माना था कि अगर फंडामेंटल राइट चाहिए, अगर मौलिक अधिकार चाहिए, तो उसके लिए मौलिक कर्तव्य भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, और उन्होंने यह भी कहा था कि जो मौलिक अधिकार है उसका मेन स्रोत यानी मेन सोर्स जो है वो मौलिक कर्तव्य ही है। जिन अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं, जिन मौलिक अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं तथा जिन्हें हम सुरक्षित कराना चाहते हैं, वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्यों से ही प्राप्त हो सकते हैं। यानी उन्होंने यह माना था कि अगर सारे नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से पालन करें, तभी सभी नागरिक अपने अपने अधिकारों का आराम से पालन कर सकते हैं। यानी जो प्राइमरी कंडीशन है मौलिक अधिकारों की प्राप्ति का, वो यह है कि अगर सारे नागरिक मौलिक कर्तव्यों का सही से पालन करेंगे, तभी उन्हें सही तरीके से मौलिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। अगर वो मौलिक कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करेंगे तो वो किसी न किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जरूर करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने भी ये माना था कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बिना मौलिक कर्तव्यों को अपनाए, फॉलो किए, अनुसरण किए, हम अच्छे से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य उतना ही जरूरी है जितना कि मौलिक अधिकार। इसीलिए यह मूल संविधान का पार्ट नहीं होने के बावजूद भी बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और यह एहसास कराया गया, यह बताया गया कि मौलिक कर्तव्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार सही तरीके से लागू हो सकते हैं तो तभी लागू हो सकते हैं जबकि मौलिक कर्तव्य सही तरीके से लागू हो। यह नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। यह है आज आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ टॉपिक। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हम अगले बार अगले टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।